وہ इस आलीशान हवेली के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा इस कदर बड़ा था कि इसे देखने के लिए सर उठाना पड़ा था। इसने पीछे मुड़कर गांव की जानिब निगाह दौड़ाई। गांव का कोई भी घर इतना आलीशान तो क्या बल्कि इस हवेली के करीब करीब भी नहीं था। इसके माथे पर बल पड़े थे, गला खुश्क होने लगा था। दिल किया कि यहीं से वापस लौट जाए। इसे अमीरों से डर लगता था, लेकिन फिर इसने अपने हाथ में मौजूद ख़त देखा और फिर गहरी सांस ली। वो तेज़ कदमों से हवेली के दरवाजे की जानिब बढ़ती ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगी। 2 बार, 3 बार और फिर कई बार दस्तक दी और फिर अंदर से कोई भी जवाब ना आया तो वो तंज़िया मुस्कराई। ये हवेली के बड़े दरवाजे शायद सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही खुलते थे। वो तल्खी से सोचती पलटने लगी जब अचानक पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इस गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर दरवाज़ा फ़ौरन से खोल दिया गया। एक आलीशान बड़ी गाड़ी जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। वो नौजवान गाड़ी इस लड़की के साइड से गुजारते हुए हवेली के अंदर ले गया। दरवाज़ा फिर से बंद होने लगा तो इसे समझ ना आया कि वो क्या करे। तभी अंदर से किसी की आवाज़ आई, बाहर कोई खैरात के लिए खड़ा है, इसे कुछ देकर फारिग करो। इस जुमले ने तो इसके वजूद को हिला डाला था। इसने आज तक किसी से 1 रुपया खैरात का नहीं लिया था और ये घमंडी शख्स इसे फ़कीर समझ रहा था। मैं फ़कीर नहीं हूँ, वो गुस्से से चिल्लाई। अंदर बढ़ते बहराम शाह के कदम रुके। इसने पलटकर एक नज़र इस लड़की को देखा जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सादे से लिबास में पाँव में खुस्सा पहना हुआ था और सर पर सफ़ेद दुपट्टा लिया हुआ था। सुर्ख़ सफ़ेद चेहरा, गहरी झील सी आँखें, खूबसूरत नैनो नकूश। इसके हाथ कपकपा रहे थे। वो कंफ्यूज थी या नर्वस। इसके हाथ में कोई कागज़ था। बहराम ने सरतापा इसे देखा और पलट गया। वो जो समझी थी कि इसे अंदर बुला लेगा, इसके पलटने पर मज़ीद खोल गई। मुझे सरदार हामिद शाह से मिलना है। इसकी अगली बात पर दोबारा बहराम के कदम रुके थे। बहराम ने पलटकर देखा और फिर गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया। ये देखकर इसे झटका लगा था। इस जैसे तो कोई आते थे रोज़ सरदार हामिद से मिलने, इनसे खैरात मांगने या अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए पैसे मांगने। ये तो रोज़ का मामूल था। वो भला हर गैरे पे कैसे यकीन कर सकता था। वो अंदर जा चुका था जबकि वो साकित सी दरवाजे पर खड़ी रह गई थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। इसने एक मोटा भारी पत्थर उठाया और ज़ोर से हवेली के दरवाजे पर मारा और फिर हवेली के करीब बने एक चबूतरे पर उदासी से बैठ गई। अगर इसका बस चलता तो वो यहाँ से लौट जाती और दोबारा कभी इन मनहूस हवेली वालों की शक्ल भी न देखती, लेकिन वो मजबूर थी। इसके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। काफ़ी देर वहीं बैठे रहने के बाद जब इससे बर्दाश्त ना हुआ तो एक बार फिर हवेली का दरवाज़ा पीटने लगी। ने दरवाज़ा खोलते गुस्से से इसे घूरा। ए बीबी, तंग मत करो, जाओ यहाँ से, साहब नहीं हैं, कहीं और जाके खैरात मांगो। गार्ड की बात पर इसका गुस्से से बुरा हाल हुआ था। इसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और गार्ड को दे मारा। गार्ड गुस्से से इसे घूरने लगा और बाजू से पकड़ते खींचकर अंदर लाया। अंदर लॉन में मौजूद सरदार बहराम अपने पालतू कुत्ते को प्यार कर रहा था। वो इस वक्त ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था जब गार्ड इस लड़की को खींचता हुआ बहराम के सामने लाया। साहब, ये लड़की पागल है, इसने मेरे सर पर पत्थर मारा है। कहती है कि इसको सरदार हामिद से मिलना है, वरना। अभी इसने इतना ही कहा था कि बहराम ने एक बार फिर इस लड़की को देखा। बहराम के माथे पर बल पड़े थे। सामने खड़ी लड़की कम उम्र थी और शक्ल से ही खुदसर और बदतमीज़ लग रही थी। तुम्हें एक बार की कही बात समझ में नहीं आती कि नहीं है सरदार हामिद? क्या काम है, मुझे बताओ, बहराम ने गुस्से से पूछा। मैं आपको नहीं जानती, न मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ एक बार सरदार हामिद से मिलना है, इसके बाद मैं चली जाऊंगी, इसने कहा तो बहराम ने तजस्सुस से इसे देखा। तुम सरदार हामिद से अब तभी मिल सकती हो जब तुम मुझे बताओगी कि मामला क्या है। वो खड़ा होता इस लड़की के मद्दे मुकाबिल आया था जिस पर वो लड़की बेसाख्ता अपने कदम पीछे ले गई थी। बहराम ने इसका घबराना बखूबी देखा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई ख़त? बहराम ने अंदाज़ा लगाया था तो इसने ख़त को अपनी कमर के पीछे छुपाने की कोशिश की। आप सिर्फ एक बार मेरी मुलाकात सरदार हामिद से करवा दें प्लीज़। इसने इल्तजा की कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? बहराम ने पूछा। मेरा नाम आयत सलेमान है।
इस नाम पर बहराम के कदम पत्थर हो गए। वो आंखें छोटी करके इसे गौर से देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और फिर माथे पर कई बल पड़े। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सरदार हामिद से मिलने की। गार्ड, निकालो इसे हवेली से बाहर, बहराम ने गुस्से से कहा। इस नाम पर बहराम का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। आयत इसके अचानक गुस्से पर मज़ीद घबरा गई थी। मैं सिर्फ बस एक बार सरदार हामिद से मिलना चाहती हूँ। इसकी आवाज़ और लहजा दोनों बेरब्त हो गए थे, मगर बहराम ने इसकी एक ना सुनी और इसे खींचता हुआ बाहर ले गया। दरवाज़ा एक बार फिर से बंद कर दिया गया था। तुम एक जाहिल और घटिया सरदार हो। तुम जैसे लोगों को ये अमीर हवेलियां नहीं जचती, जिनके कदम आसमानों पर पहुंच जाते हैं। खुदा तुम्हें ज़मीन दिखाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो बाहर खड़ी कई जुमले बोल रही थी। बहराम इसकी बदतमीज़ी पर लब भींचते हुए अंदर चला गया। इसके घर में इस लड़की की बिल्कुल जगह नहीं थी। शाम होने को आई थी, भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। वो अब तक चबूतरे पर बैठी थी। आखिर जाती भी तो कहाँ जाती? इसके पास कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ देर बाद हवेली का दरवाज़ा फिर से खुला। बाहर से एक सफ़ेद रंग की आलीशान गाड़ी हवेली के पोर्च की तरफ बढ़ी। आयत ने निगाह उठाकर देखा तो इस गाड़ी की फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बराबर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कॉटन का सूट, सफ़ेद दाढ़ी और सर पर सफ़ेद पगड़ी। वही सरदार हामिद लगे थे इसे। गाड़ी को हवेली के अंदर जाते देखकर आयत तेज़ी से अपनी जगह से उठी और भागी और ज़ोर से चिल्लाई, मैं आयत सुलेमान हूँ, मुझे सरदार हामिद से बात करनी है। इसकी पुकार पर गाड़ी फौरन से रुकी। दरवाज़ा खोलकर अंदर से सरदार हामिद बाहर निकले। कुछ पल के लिए वो बुरी तरह घबराई थी, क्योंकि सरदार हामिद की शख्सियत हद से ज़्यादा रौबदार थी। सरदार हामिद का चेहरा इंतहाई संजीदा था। वो आयत की तरफ ही आ रहे थे। आयत ने अपने कदम मजबूत किए और वो आयत के सामने आकर रुक गए। सर पैर आयत को बगौर देखा। मैं आयत सुलेमान हूँ, इसने फिर से अपना तारुफ करवाया। सरदार हामिद खामोश रहे। ये ख़त आपके लिए है। सरदार हामिद ने इसके हाथ से ख़त थाम लिया, मगर इसे नहीं पढ़ा, बल्कि आयत सुलेमान की कलाई पकड़कर इसे अपने साथ अंदर ले जाने लगे। वो आयत को अपने साथ हवेली में ले जा रहे थे और फिर हवेली के अंदर दाखिल हुई। लॉन पूरा खाली था। वो इसे अंदर ले गए थे और फिर इसे ड्राइंग रूम के एक सोफे पर बिठाया। सुलेमान तुम्हारा बाप था? सुलेमान हामिद शाह? सरदार हामिद की बात पर आयत ने फौरन असबात में सर हिलाया था। सरदार हामिद की आंखों में आंसू टमटमा रहे थे। उन्होंने नजरें झुका ली। आयत ने महसूस किया कि शायद वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वो खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्होंने सवाल किया। इनका इंतकाल हो गया है। आयत की बात पर सरदार हामिद ने चौंक कर उसे देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था उसे? आयत की आंखों से आंसू बहने लगे। उनको कैंसर था, आखिरी स्टेज का। उन्होंने लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर इनके पास बीमारी से लड़ने के लिए ताकत और पैसे दोनों ही नहीं थे। उसके बताने पर सरदार हामिद ने गहरी सांस ली और फिर वो ख़त पढ़ने लगे। वो ख़त पढ़ते रहे। पहले तो चेहरे पर नागवार तासुर उभरा। आयत ने बगौर इन्हें देखा और फिर चेहरे पर इत्मीनान के साथ उन्होंने वो ख़त वापस बंद करके अपनी जेब में रख लिया। उठो, मेरे साथ अंदर चलो। उन्होंने आयत को खड़े होने का इशारा किया और उसे साथ लिए लाउंज की तरफ बढ़े। अंदर इनकी दो बहुएं सोफे पर बैठी थीं। वो उनके साथ लड़की को देखकर चौंक पड़ी थी। सबको बुलाओ, हमें बात करनी है। सरदार हामिद के हुक्म पर मुलाजिमीन सबको लाउंज में बुला लाए थे। पूरी हवेली के लोग उस वक्त उन्हें देख रहे थे। सबकी नज़रें अजीब थीं, गोया उनके चेहरे पर खुशी के बजाय नापसंदीदगी थी, जैसा इसका यहाँ आना नागवार गुजर रहा हो। एक कोने में सोफे पर बहराम बैठा था। वो भी आयत को सरता पैर झुलसती नज़रों से देख रहा था। आयत को यहाँ आना बहुत ख़तरनाक लग रहा था। दिल अजीब बेतरतीबी से धड़क रहा था। सरदार हामिद ने इसका तारुफ करवाया। ये सुलेमान की बेटी है, आयत सुलेमान। कुछ पल के लिए सबने हैरत से इसे देखा, फिर सबके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। चलो, तो मतलब मोहतरमा लौट आई हैं। सबने नफ़रत से सर झटका। आयत सुलेमान को ये समझ नहीं आया था कि सब लोग ऐसा रद्दअमल क्यों दे रहे हैं। शायद इस खानदान में बेटियों को पसंद नहीं किया जाता था। हाँ, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती थी। मुलाजमा आयत को कमरे में छोड़ कर आओ। सरदार हामिद के हुक्म पर मुलाजमा आयत को साथ लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी।
अब सरदार हामिद ने बाकी सबको भी जाने का इशारा किया। सब लोग चेहरे पर नागवारी लिए अपने कमरे में चले गए। बहराम भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा था जब सरदार हामिद ने इससे मुखातिब होकर कहा, बहराम तुम मेरे कमरे में आओ प्लीज़ दादा जान। मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं और आप भी जानते हैं कि जो बात आप करने जा रहे हैं मैं इस पर रजामंद नहीं हूँ। बहराम के लहजे में नागवारी नजर आई। मेरे साथ कमरे में चलो, उन्होंने इस बार सख्ती से कहा। मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा जैसा आप चाहते हैं, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करें, बहराम कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। बहराम के माँ बाप और बाकी सब भी दादा जान को देखते हुए अपने कमरे में जाने लगे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कदम बहराम के कमरे की जानिब बढ़ाए। वो कमरे में दाखिल हुए तो सामने ही बहराम खिड़की के पास पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा था। आयत सुलेमान मेरी पोती है, मेरा खून है। दादा जान की आवाज़ पर वो पलटा। और आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसकी रगों में इसकी माँ का खून भी शामिल है। आप भूल गए हैं इसकी माँ ने क्या किया था। इस बात पर सरदार हामिद तलखी से मुस्कुराए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ बहराम कि वो मेरा खून है और मैं अपने खून को दरबदर नहीं कर सकता। वो मेरे सुलेमान की निशानी है, मेरे पास सालों बाद लौट कर आई है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को काबू किया, वरना दिल कर रहा था कि इसे अपने सीने से लगा लूं और बहुत सारा प्यार करूं। तो कर लेते आप प्यार, आपको किसने रोका था? वो तंजिया बोला। हाँ कर लेता, लेकिन इसमें इसकी माँ की शबी है जिसने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। वो तलखी से मुस्कुराते बेड पर बैठकर आंखें मूंद गए। बहराम इनको बगौर देख रहा था। जिनकी आंख के किनारे से एक आंसू निकलता गाल पर बह गया। वो हैरत से इन्हें रोते हुए देख रहा था। आज पहली बार इसने इनकी आंखों में आंसू देखे थे। वो तो सुलेमान शाह की मौत पर भी न रोए थे। दादा जान आप रो रहे हैं? बहराम फौरन इनकी जानिब आया और उनके पास बैठता इनके हाथों को अपने हाथ में ले गया। रो नहीं रहा, बस आज सुलेमान की बहुत शिद्दत से याद आ रही है। सोच रहा हूँ कि जब वो अपनी बेटी को देखता तो कैसे रिएक्ट करता। कितना तलाशा था ना इसने अपनी बेटी को, कितना तड़पा था ना वो अपनी बेटी के लिए। और आज जब वो लौटी है तो मेरा सुलेमान ही नहीं है। अगर मैंने इसकी बेटी को यहाँ से भेज दिया तो मैं इसको बरोज़े महशर क्या मुँह दिखाऊंगा, जबकि तुम जानते हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें इस मासूम लड़की का कोई कसूर नहीं है। वो तो मुझे इन सब बातों से अनजान लगती है। दादा जान की बात पर बहराम ने सर झुका दिया। तुम जानते हो ना हमारे खानदान में मंग बीवी का दर्जा रखती है। इसके पैदा होते ही मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया था। बाकायदा ऐलान किया था कि सुलेमान की बेटी आयत सुलेमान की शादी बहराम शाह से होगी। जी, और फिर इसके बाद क्या हुआ? बहराम का अंदाज इस्तेहज़ारिया था। जो होना था वो हो गया बहराम। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इससे शादी करोगे या नहीं। सरदार हामिद की आंखों में आंसू थे। बहराम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकार करता। पहली बार इसने इन्हें इस कदर कमज़ोर देखा था। दादा जान मैं इस लड़की से बहुत नफ़रत करता हूँ, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो ये शादी मैं ज़रूर करूँगा। पिछली बार ये मंगनी इसकी माँ के भागने की वजह से टूटी थी, लेकिन कोई इस मंगनी को अब नहीं तोड़ सकता। बल्कि मैं कहता हूँ आप जल्द से जल्द शादी का इंतज़ाम करें। बहराम ने इनको तसल्ली दी तो उन्होंने फ़ौरन इसे अपने सीने से लगा लिया। वो उनका लाडला था, बहुत लाडला। वो पूरी दुनिया को बहराम पर से वार सकते थे और यही वजह थी कि इनका सबसे फर्माबरदार पोता था, इनके बेटों से भी ज़्यादा फर्माबरदार। आज शाम ही में तुम्हारा निकाह होगा इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ हवेली में से कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे नाम हो जाएगी और इसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा तो यकीनन फिर हवेली में सबको इसको ना सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि वो इसे वो दर्जा भी देंगे जो इसका हक है। दादा जान की बात पर बहराम ने अज़बात में सर हिलाया। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप इस मोहतरमा से भी पूछ लें कि क्या वो इस शादी पर राज़ी है। बहराम की बात पर हामिद शाह के माथे पर बल पड़े थे। तुम जानते हो हमारे ख़ानदान में औरतों को इतनी ज़्यादा खुली छूट नहीं दी जाती। इनकी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, ये हमारा फ़ैसला होता है। वो कौन होती है इख्तलाफ करने वाली? इसकी माँ ने जो करना था कर लिया। हामिद शाह की बात पर बहराम गहरा मुस्कुराते बेड पर दराज हो गया। नहीं दादा जान, आप बात को समझ नहीं रहे। वो गांव की पैदा ज़रूर हुई है,
पर इसकी परवरिश शहर में हुई है और परवरिश करने वाली इसकी भगोड़ी माँ है। इसके अल्फाज में नफ़रत ही नफ़रत थी। इससे ज़रूर पूछना चाहिए, अगर ऐन शादी के वक्त इसने निकाह से इनकार कर दिया तो क्या होगा? सोचा है आपने? बहराम की बात पर दादाजान परेशानी में मुब्तला हुए। मैं कुछ नहीं जानता बहराम, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने सुलेमान की निशानी को अब फिर यहाँ से दूर नहीं जाने दे सकता। वो मेरा खून है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा खून दर बदर हो। सरदार हामिद कहते कमरे से निकल गए। पहली बार आपको रोता देखा है दादाजान। मैं वादा करता हूँ दोबारा आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। बहराम ने खुद से अहद किया था। आयत को कमरे में ले जाकर मुलाजमा ने खाना सर्व किया था। वो कल से भूखी थी। खाने को देखकर भूख मजीद बढ़ी। फौरन से खाना खाकर फ्रेश होकर वो सो गई थी। इसकी नींद इतनी गहरी थी कि इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि वो कितने घंटे सोती रही है। वो सोकर उठी तो रात के 10 बज रहे थे। अंगड़ाई लेते वो उठ बैठी, एक गहरी सांस ली और इस आलीशान कमरे को देखा जिसमें वो मौजूद थी। इसे याद आया इसका तो पूरा घर इस कमरे के बराबर था। इतनी बड़ी हवेली और इतने बड़े कमरे इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। पर ये कोई रिवायती हवेली नहीं थी। इस कमरे में हर वो चीज़ थी जो मॉडर्निज्म और आला ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत थी। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होती अपना बुझा बुझा चेहरा देखने लगी। बिखरा हुलिया इसने हवेली के लोगों को देखा था। इनके लिबास बहुत आलीशान और ख़ूबसूरत थे। एक निगाह अपने लिबास पर डाली तो कर्ब से मुस्कुराई। इसका लिबास तो किसी मुलाजमत से भी गया गुजरा था, यानी हवेली के मुलाजमीन भी इससे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तल्खी से मुस्कुराती वो वॉशरूम की जानिब बढ़ रही थी। जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली तो मुलाजमा इसके बेड पर चीज़ें सजा रही थी। एक खूबसूरत सा प्याजी रंग का ड्रेस, ज्वेलरी बॉक्सेस, चूड़ियाँ, जूता और मेकअप का सामान। ये सब क्या है? क्या कोई इवेंट है आज हवेली में? आयत ने हैरत से पूछा। जी, मुलाजमा ने मुख्तसर जवाब दिया। आप तैयार हो जाएं, कुछ देर में सरदार साहब आपके पास आएंगे। आपके तैयार होने के बाद मुलाजमा इत्ला देती जाने लगी। वैसे किसकी शादी है? इसने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। आपकी और बहराम सरदार की। मुलाजमा की बात पर वो पत्थर हुई थी। बेयकीनी से इसे पलटकर देखा, जैसे इसकी बात पर यकीन न आ रहा हो। एक मिनट क्या कहा तुमने? किसकी शादी है? ज़रा दोबारा कहना। वो हैरत से सवाल कर रही थी। आपकी और बहराम सरदार की। मुलाजमा ने फिर से कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, या तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है? वो मुलाजमा की जानिब आई और गुस्से से पूछा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है बीबी। ये सारा सामान इसीलिए तो मंगवाया गया है, सरदार हामिद के हुक्म पर। आज आपका निकाह है सरदार बहराम से, फिर रुखसती और वलीमा बाद में धूमधाम से होगा। इस बात पर आयत के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसकी माँ ने सही नक्शा खींचा था इस हवेली का। वो बिल्कुल सही थी। शायद वो गलत जगह आ गई थी। पर इसकी माँ ने ऐसा क्यों किया था? अगर वो खुद इस जिंदान से भागी थी और जानती थी कि इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने इसे यहाँ क्यों भेजा था? तो तुम जाओ यहाँ से, इसने मुलाजमत से कहा और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया और फिर सर पकड़ती बेड पर बैठ गई। नज़रों के सामने बहराम शाह का सरापा घूमने लगा। इसने बहराम को देखा था। बहराम जैसे शख्स से तो वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी, तो उससे शादी करना तो नामुमकिन बात थी। वो बेचैनी और घबराहट के मारे कमरे में टहलने लगी थी। इसके हाथ कांप रहे थे। वो किसी सूरत बहराम से शादी नहीं कर सकती थी, इसे मालूम था। फिर इसके साथ भी गाय भैंसों वाला सलूक होना था, और शादी इसकी मर्जी और इजाज़त के बगैर। वो लोग इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते थे? परेशानी में मुब्तला वो खिड़की के पास खड़ी हुई थी। गांव को देखने लगी। अगर वो यहाँ से चली भी जाती, इसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था, और ना इसके पास इतने पैसे थे कि वो कहीं पनाह ले सकती थी। कहाँ फंस गई थी वो? अचानक इसकी नज़र ज्वेलरी की डब्बों पे पड़ी। दिमाग में एकदम एक आइडिया आया था। हाँ, इसके पास रास्ता था, पर इसके लिए उसे वो करना पड़ता जो इसने आज तक कभी भी नहीं किया था, एक चोरी। पर इसे अपनी जान बचाने के लिए ये चोरी बेहतर लगी। ज्वेलरी के डब्बे खोले तो इसकी तवक्का के मुताबिक अंदर सोने का भारी सेट और चूड़ियाँ मौजूद थी। उसने वो सोने की चूड़ियाँ और सेट एक रुमाल में बांधकर अपने पर्स में डाला। फिर खिड़की से नीचे तक की लंबाई
नापी तो ज़्यादा नहीं थी। इसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर ही था। इसने बेडशीट खींचते उतारी, बेडशीट के साथ बेड कवर्स भी लिए और उनको आपस में गिरा लगाकर बांधने लगी। कुछ देर में एक रस्सी लंबी तैयार हो गई। इसने खिड़की के पट पर वो रस्सी बांधी और फिर इस रस्सी के ज़रिए वो नीचे उतरने लगी। इस कोशिश में इसके हाथ भी 2-3 जगह से छिले थे, पर कुछ मुशक्क़त के बाद बिल आखिर वो लॉन में उतरने में कामयाब हुई थी। उसने गहरा सुकून का सांस लिया था। उसने सोच लिया था कि वो ये हवेली छोड़कर भाग जाएगी। उसे अब बस अड्डे तक पहुंचना था। वो इसके बाद शहर वापस पहुंच जाती। इसके पास इतना जेवर था कि वो आराम से जॉब मिलने तक अपना गुजर बसर कर सकती थी। वो हवेली की बैक साइड से बाहर कूदती बस अड्डे की जानिब तेज़ी से बढ़ रही थी। रात का वक्त था तो गांव वाले सारे सो चुके थे। सब कुछ सुनसान था। इसे बहुत आसानी हुई थी। हवेली वालों को भी मालूम नहीं था कि वो भाग चुकी है। अनकरीब था कि वो बस अड्डे पर पहुंच जाती जब सामने से बहराम चा की गाड़ी आती दिखाई दी थी। इसने मुंह छुपाने के लिए नकाब करते चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो गाड़ी के बराबर से गुजर गई थी। वो खुश हुई थी कि बहराम ने इसे नहीं पहचाना था। वो एक बार फिर से तेजी से भागने लगी थी, लेकिन फिर अचानक अपने पीछे गाड़ी की हेडलाइट महसूस करके इसके कदम पत्थर हो गए। बहराम जो डेरे से वापस आ रहा था, इतनी रात को एक अनजान लड़की को देखकर वो चौंका था, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गया था। लेकिन फिर दिमाग में झटका सा हुआ था। इतनी रात को गांव वाले बाहर नहीं निकलते थे, ना ही हवेली वाले, लेकिन वो लड़की भाग रही थी। इसका लिबास जाना पहचाना था। इसके जहन में आयत सुलेमान आई थी, यानी अपनी माँ की तरह वो भी घर से भाग रही थी। बहराम का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। इसने गाड़ी मोड़ी थी। इसने पहली बार दादा को रोते हुए देखा था। अगर दादा को मालूम होता कि आयत सुलेमान भाग गई है तो वो टूट जाते और वो अपने दादा को बिखरता नहीं देख सकता था। वो तेजी से गाड़ी आयत सुलेमान की जानिब ले गया था। आयत ने पलटकर देखा। वो बहराम ही था जो अब गाड़ी से उतर रहा था। बहराम के पीछे 2 गार्ड्स भी थे। वो तेजी से बस अड्डे की जानिब भागने लगी। बहराम ने गुस्से से इसे घूरा और मुंह पर हाथ फेरा। ये लड़की तो मेरे हाथों ज़ाया होगी। इसे तो मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। मेरा वादा है, मैंने तुम्हें तीर की तरह सीधा ना किया तो मेरा नाम सरदार बहराम नहीं। बहराम ये कहते वापस गाड़ी में बैठा था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो धीमे धीमे आयत सुलेमान के पीछे पीछे गाड़ी बढ़ाने लगा। इसने अपने ख़ास आदमी को फ़ोन किया था और उसे डेरे पर पहुंचने का कहा था। आयत सुलेमान भागती जा रही थी और इसके पीछे बहराम गाड़ी में आ रहा था। बहराम के होंठों पर अब मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो लड़की भागने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या लगता था कि बस अड्डे की बस बहराम की इजाज़त के बगैर वहां से रवाना हो जाएगी। आयत अभी भी सामने से आकर रुकती बस के अंदर चढ़ गई, जबकि वो बस ड्राइवर बहराम के इशारे पर रुक गया था। आयत को बस में जगह मिल गई थी। वो सीट पर बैठी थी, लेकिन बस चलने से इनकार थी। मैडम, आप बस से उतरें। जब तक आप बस में बैठी रहेंगी बस नहीं चलेगी, कंडक्टर ने इससे कहा था। वो क्यों? उसने घबराकर कंडक्टर से पूछा। क्योंकि ये सरदार बहराम का हुक्म है, आप बस से बाहर निकलें। कंडक्टर की जोर ज़बरदस्ती पर वो बस से नीचे उतरी थी। बस इसे नीचे उतार कर चली गई थी, जबकि बहराम गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा था और मुस्कुराकर इसे ही देख रहा था। हो गई भागने की ख्वाहिश पूरी? बहराम के सवाल पर खौफ से इसने लब भींचे थे। बहराम इसकी जानिब बढ़ा तो वो कदम पीछे लेने लगी थी। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी थी कि बहराम ने इसे बाजू से पकड़कर थाम लिया और गिरने से बचाया था। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। मेरा दिल शायद तुम्हारे लिए कुछ नर्म हो जाता, पर अब सिर्फ पत्थर है। बल्कि अब तो इस नफरत में मजीद इजाफा हो गया था। तुम जैसी बेबाक लड़की से नफरत है, शदीद नफरत। ये कहते हुए बहराम ने इसे अपनी जानिब खींचा था और खींचते हुए गाड़ी में बिठाया था। तो मुझे भी तुम जैसे लोगों से नफरत है। तुम जालिम, जाबिर और घटिया होते हो, आयत सुलेमान ने अपने बचाव में गुस्से से कहा था। जब बहराम ने इसका जबड़ा दबोचा, ये अल्फाज मैं तुम्हें सूद समेत लौटाऊंगा। आयत सुलेमान, अगर तुम्हारे नाम के साथ सुलेमान शाह का नाम ना लगा होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त ज़मीन में गाड़ देता, पर इस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन डोंट वरी, तुमसे निकाह के बाद मेरे हाथ खुल जाएंगे और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। इस बात पर आयत मजीद खौफजदा हुई थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें मैं नहीं पसंद ना तो मैं जा रही हूँ, यहाँ से मुझे जाने दो।
आयत ने इसकी मिन्नत की थी। तुम मुझे वाकई बिल्कुल पसंद नहीं, पर मैं अपने दादा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और अगर इन्हें पता चला कि तुम यहाँ से भागी हो तो वो मज़ीद अजियत का शिकार होंगे, तो तुम्हें तो इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहते हुए वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। आयत, जो अब हवेली जाने के नाम से खौफजदा थी, वो जानती थी कि हवेली जाएगी तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा और शायद अब वो इस पर जुल्म और सितम ढाएंगे। लेकिन इसे शदीद झटका लगा जब इस हवेली की जगह कहीं और जाने लगी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, इसने घबराते हुए कहा था। बहराम के होंठों पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। बहराम ने इसे कोई जवाब नहीं दिया था। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, आयत चिल्लाई थी। जब भी बहराम ने इसे बालों से खींचकर अपनी जानिब किया और इसकी आंखों में देखा, तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं। अब शराफत से खामोश बैठी रहो। बहराम ने इसके बालों को एक झटके से छोड़ा था। आयत अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, पर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था। कोई फायदा नहीं आयत सुलेमान भागने का। तुम भागोगी भी ना, तब भी सिर्फ मुझे ही पाओगी। इस गांव में कोई तुम्हें पनाह नहीं देगा और ना ही तुम इस गांव से मेरी इजाज़त के बगैर बाहर निकल सकती हो। तो इसीलिए अपनी फजूल कोशिशें तर्क कर दो, क्योंकि तुम्हारी फजूल कोशिशें मेरे गुस्से में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। बहराम की बात पर वो सहम कर रोने लगी। इसको रोता देखकर बहराम ने सुकून की सांस ली थी। ये लड़की रोते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। इसे तकलीफ में देखकर बहराम को सुकून मिल रहा था। गाड़ी डेड़े पर रुकी। वो आयत की जानिब आया और दरवाज़ा खोलते आयत को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला था। वो घसीटते हुए इसे अंदर ले गया था। आयत मुस्तकिल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो अब बहराम शाह के डेरे पर मौजूद थी। अंदर बहराम का खास मुलाजिम निकाह और 4 गवाहों के साथ मौजूद था। तुम क्या करने वाले हो? अंदर का माहौल देखकर आयत ने इससे नासमझी से सवाल किया। तुम जैसी बेहया लड़की से निकाह। बहराम की बात पर वो पत्थर हो गई। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, वो चिल्लाई। बहराम का गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे मजबूर मत करो आयत कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं, वरना यकीन करो मुझे तुम पर बिल्कुल रहम नहीं आएगा। बहराम ने कहते हुए अपने खास मुलाजिम को सबको बाहर ले जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ आयत और बहराम मौजूद थे। तुम जो भी कर लो, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। मैं तुम लोगों की कोई ज़रख़रीद गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर चलेगी। मैं तो तुम लोगों को जानती तक नहीं हूँ। क्या ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती किसी लड़की से निकाह कर लिया जाए जो तुम्हें जानती भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता, आयत ज़ोर से चिल्लाई। पर अगले ही लम्हे बहराम का हाथ का थप्पड़ इसके होश गंवा गया था। इसका सर घूमने लगा और वह ज़मीन पर औंधी मुंह गिर गई थी। फिर कुछ लम्हे बाद इसके हवास बहाल हुए तो वो बेयकीनी से बहराम को देखने लगी थी। इसे बहराम से मज़ीद खौफ महसूस हुआ था। अब बोलो, क्या कह रही थी? मैंने ठीक से नहीं सुना। बहराम घुटने के बल इसके सामने बैठा था। बहराम के तेवर खतरनाक हद तक खराब थे। आयत को एकदम घबराहट होने लगी। वो पीछे की जानिब खिसकी। खुदा के लिए मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो, वो रो रही थी। वो बुरे तरीके से सहम चुकी थी। निकाह करोगी या नहीं? बहराम के सवाल पर आयत ने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया था। इसके इनकार पर बहराम ने एक और थप्पड़ आयत सुलेमान के मुंह पर मारा था। ये थप्पड़ पहले से थप्पड़ से कदरे हल्का था, यानी सिर्फ डराने के लिए मारा था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हुआ था। आयत सुलेमान बुरी तरीके से सहम चुकी थी। तो तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, ये जाहिल मर्दों की निशानी होती है। तुम एक जाहिल मर्द हो। आयत गुस्से से गुर्राई। हाँ, मैं वाकई एक जाहिल हूँ और तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जहालत मत आजमाओ। मैं तुम्हें इसी जहालत में जान से भी मार दूंगा ना, तो मुझे अफसोस नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लो। आयत अब सचमुच डर गई थी। जब ही इसने बहराम से निकाह पर रजामंदी दे दी थी। कुछ देर बाद बहराम का और इसका निकाह शुरू हुआ था और फिर कुछ ही लम्हों में वो आयत सुलेमान से आयत बहराम शाह बन गई थी। हम घर जा रहे हैं। वहाँ अगर तुमने कोई भी ऊट पटांग बात की तो अच्छा नहीं होगा। सब पूछेंगे कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो सबको जवाब मैं दूंगा।
تم صرف خاموشی سے میری ہاں میں ہاں ملانا۔ حویلی میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، کیونکہ پھر مجھے اس کی وضاحت دینی پڑے گی اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ تم گھر سے بھاگی ہو۔ آیت خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے آنسو جلدی سے صاف کرو، تمہارے یہ آنسو بہت کچھ بیان کر رہے ہیں، اس نے ہدایت کی، لیکن آیت کے آنسو پھر بھی تھمے نہیں تھے۔ اگر تم نے آنسو بہانا بند نہیں کیا تو میں تم پر اپنے کتے چھوڑ دوں گا، ایک پل میں وہ تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لیں گے۔ اس کی دھمکی پر آیت مزید خوفزدہ ہوتی پلٹ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہ آیا تھا کہ بہرام ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، پر بہرام کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ حویلی پہنچے تو اس وقت حویلی میں اس کے اور بہرام کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی۔ بہرام نے اسے کمرے میں چھوڑا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا اور نہ کسی نے اس سے کچھ پوچھا تھا۔ کمرے میں جا کر وہ تیار ہونے لگی تھی۔ اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، بس لباس تبدیل کر کے جیولری پہنی تھی۔ وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا سوگوار حسن مزید قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کا ایک بار پھر سے بہرام شاہ سے نکاح ہوا تھا۔ سردار حامد بے حد خوش تھے۔ ان کی دیرینہ خواہش جو پوری ہو گئی۔ انہوں نے آیت کو خوشی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ بہرام شاہ کے ساتھ نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس نکاح سے کوئی بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا سوائے دادا جان کے۔ سب اس کو مٹھائی کھلا رہے تھے۔ جب بہرام کے اعلان پر سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بہرام کا کہنا تھا کہ وہ رخصتی بھی اسی وقت کروانا چاہتا ہے اور ولیمہ بعد میں کر لیں گے۔ آیت نے دادا جان کو دیکھتے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا، پر بہرام کے گھولنے پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ حامد شاہ کشمکش میں تھے، لیکن پھر بہرام کے دیکھنے پر انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ آیت کو بہرام کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ گھبراہٹ کا شکار تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بہرام کے مارے تھپڑ کو یاد کر کے اس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ نہ جانے بہرام اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تھا تو وہ بھی ایک جاہل گاؤں کا مرد۔ اس کے استعمال کی اس کمرے میں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی اور ضرورت کی چیز۔ وہ پریشان کھڑی تھی۔ جب ہی بہرام کمرے کے اندر داخل ہوا، کمرے کے اندر موجود کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے بہرام نے سگریٹ سلگائی تھی۔ وہ آیت کو بغور دیکھنے لگا تھا۔ بہرام کے اس طرح دیکھنے پر آیت گھبراہٹ کا شکار ہوتی بالکنی میں جانے لگی تھی۔ میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ جب بہرام کی آواز پر اس کے قدم ساکن ہوئے تھے، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بھگوڑی کے ساتھ چور بھی ہو؟ مجھے پتا نہیں تھا، لیکن آئندہ حویلی میں سے تم کوئی چیز نہیں چرا سکتی۔ بہرام کی اس بات پر آیت صدمے سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، آیت نے احتجاجاً کہا۔ تم بیگ میں تم نے ہی زیور بھرے ہوئے تھے جو دادا جان نے بھجوائے تھے؟ بہرام کی بات پر وہ نظریں چرا گئی۔ وہ صرف میں نے مجبوری میں لیے تھے، میں واپس کر دیتی۔ آیت نے وضاحت دی تو بہرام اس کی بات پر گہرا مسکرایا، جیسے اس کی بات کا مطلب جانتا ہو۔ اب سے تم حویلی کے لوگوں کے ساتھ بہت تمیز اور آداب کے ساتھ پیش آؤ گی۔ میرے سارے کام تم خود کرو گی۔ حویلی کی عورتوں کے ساتھ کچن میں کام میں مدد بھی کرواؤ گی۔ دادا جان سے کوئی فضول بات نہیں کرو گی۔ وہ جیسا کہیں گے ویسا ہی کرو گی۔ تمہاری وجہ سے حویلی کے کسی فرد یا دادا جان کے چہرے پر ناگواری نہیں آنی چاہیے۔ تمہیں میں فرمانبردار دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم پڑھتی ہو یا جاب کرتی ہو یا آگے تمہارا ایسا کوئی بھی ارادہ تھا تو اب اسے بالکل ختم کر دینا، کیونکہ نہ اب میں تمہیں تعلیم کی اجازت دوں گا اور نہ ہی نوکری کی۔ بہرام جیسے اس کی سزائیں گنوا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہرام اس کا مالک ہے اور وہ اس کی زرخرید غلام۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اس نے کرب آمیز لہجے سے سوال کیا۔ تم نہیں، آپ کہو۔ میں شوہر ہوں تمہارا، اور یہ شہر نہیں ہے جہاں تم لوگ شوہروں کو اپنا غلام سمجھتی ہو۔ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہماری روایت ہے کہ شوہر بیوی کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ اسے تاج ہی سمجھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ مجھے تمہیں سیدھا کرنا بخوبی آتا ہے۔ بہرام کی بات پر آیت نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور دوبارہ بالکنی کی جانب بڑھنے لگی۔ یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔
بہرام کے حکم پر آیت کنفیوز ہوتی بہرام کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہرام کی باتوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، نہ ہی بہرام کوئی نرمی کا مظاہرہ کرے گا۔ ہو تم بہت خوبصورت، پر افسوس تو میرے چچا جیسی نہیں ہو بلکہ اپنی ماں پر گئی ہو۔ اس نے غور کیا تھا کہ بہرام نے اس کی ماں کو چچی نہیں کہا تھا۔ بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ بہرام کے خوف سے اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آیت کو اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے پر آ گری۔ پلیز پیچھے ہٹیں، میرے قریب مت آئیں۔ آیت نے مزاحمت کی۔ کیوں؟ کیا شہر میں شادی کے بعد شوہر اپنی بیویوں کے قریب نہیں آتے؟ سوال میں گہرا طنز تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اس رشتے کو ابھی قبول نہیں کر پا رہی۔ آیت کی بات پر بہرام نے کہکا لگایا۔ آیت چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی؟ پر میں وقت دینے کے قائل نہیں ہوں۔ جب نکاح کے بعد شریعت ہر چیز کی اجازت دیتی ہے تو یہ وقت مانگنا، وقت دینا، یہ میرے خیال میں سب بیکار فضول کے چونچلے ہیں۔ اس نے آیت کو کمر سے تھام کر مزید قریب کیا تھا۔ آیت اس کی قربت میں بری طرح گھبرانے لگی، پر بہرام نے نرمی نہیں کی تھی۔ آیت سلیمان کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ اس کے دل میں بہرام کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بہرام کمرے میں نہیں تھا۔ پھر کل ہونے والے واقعات یاد آتے ہی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ وہ شدت سے رو دی۔ ابھی رونے کا شغل جاری تھا جب بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اسے روتا دیکھ کر چونک گیا تھا۔ بیوہ ہونے پر عورتیں روتی ہیں، سہاگن ہونے پر نہیں۔ اپنا ڈرامہ بند کرو۔ ملازمہ نے تمہارے کپڑے الماری میں سیٹ کر دیے ہیں، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ بہرام کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ ملازمہ ہمارے کمرے میں آئی تھی؟ ایک نظر اس نے خود کو دیکھا اور پھر بہرام کو، اور پھر خود کو دیکھنے لگی۔ بہرام اس کی اس حرکت پر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ ہاں دیکھا ہے، اس نے تمہیں اس حال میں، اور سب سمجھ گئی۔ بہرام شوق لہجے میں اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا۔ اگر آیت بہرام کی نفرت سے نکلتی تو وہ دیکھ پاتی کہ بہرام کا رویہ نہ صرف اس کے ساتھ نرم تھا بلکہ بہرام اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا۔ آیت کمفرٹر سے نکلی اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ بہرام واپس نیچے آ گیا کیونکہ اسے زمینوں پر جانا تھا۔ اس کے پیچھے ہی آیت بھی نیچے آ گئی۔ سب کے ساتھ اس کا انداز خاصا لیے دیے تھا، مگر اسے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ اب وہ بہرام کی بیوی تھی اور دادا جی بھی سامنے ہی بیٹھے تھے۔ دن یوں تیزی سے گزرنے لگے۔ اس نے بہرام کو اپنا آپ سپرد کر دیا تھا۔ بہرام کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کا رویہ آیت سلیمان کے ساتھ دن بدن نرم ہوتا جا رہا تھا، جبکہ آیت کے دل میں یہ سوچ پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ وہ یہاں صرف اور صرف ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہے جسے بہرام شاہ کے نکاح میں دے دیا گیا ہے، اور یہاں ہر عورت کی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سوچ سے نکلتی تو دیکھ پاتی کہ اسے اس حویلی میں جس قدر عزت مل رہی تھی اور بہرام اسے جتنی اہمیت دے رہا تھا شاید آج تک کسی نے نہیں دی تھی، پر وہ کسی طرح اس قید سے آزادی چاہتی تھی۔ ہاں، اسے یہ ایک قید ہی تو لگ رہی تھی۔ یہ حویلی اسے ایک سونے کا پنجرا لگ رہی تھی اور وہ اس پنجرے میں قید ایک معصوم چڑیا۔ ان کے نکاح کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ حویلی میں ان کے ولیمے کی بات چل رہی تھی، جبکہ آیت سلیمان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ آج کل بہرام اس پر یقین کرنے لگا تھا۔ اسے ملازمہ کے ساتھ کھیت پر جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ وہ اس حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی اور اس نے پھر یوں ہی کیا تھا۔ 2 دن بعد بہرام کی اجازت سے وہ گنے کا کھیت دیکھنے گئی تھی۔ ملازمہ کو اس نے باتوں میں الجھا کر چوڑے چوڑے گنوں کے پیچھے سے بھاگ گئی تھی اور پھر شہر جانے والی بس میں جا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا پرس تھا جس کے اندر ہزاروں کے نوٹ تھے جو شاید بہرام نے ہی اسے دیے تھے، اور پھر وہ گاؤں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اپنی بھاگنے پر بے انتہا خوش تھی۔ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شہر بھاگ کر اس نے اپنی ایک دوست کے گھر 2 دن کے لیے پناہ لی تھی، لیکن انہی 2 دنوں میں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر آیت سلیمان پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ اس کی ماں کی کہانی ایک بار پھر سے دہرائی جا رہی تھی۔
उसने एक हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली थी और साथ में नौकरी करने लगी थी। उसे शहर में रहते 2 महीने गुजर चुके थे। उसे कहीं न कहीं इस बात का ख्याल था कि बहराम उसे ढूंढ लेगा, पर इसकी सोच गलत साबित हो रही थी। बहराम ने इसे नहीं ढूंढा था। दिन तेजी से गुजरने लगे थे और देखते ही देखते 5 माह का अरसा गुजर चुका था। वो एक अस्पताल में नर्स की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। वो अस्पताल खासा बड़ा था। वो अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठी थी जब अचानक से एक रूम में से सरदार हामिद और सरदार बहराम निकले थे। बहराम के माथे पर पट्टी बंधी थी। बहराम की नज़र इस पर पड़ी तो इसकी आंखों से खून उतर आया था। वो गुस्से से इसकी जानिब बढ़ने लगा, जबकि आयत भी खौफ से पीछे होने लगी थी। पर सरदार हामिद की निगाह इसके उभरे हुए पेट पर पड़ी थी। उन्होंने बहराम का हाथ पकड़ा, इसे रोका था और इसको गाड़ी में भेज दिया और वो खुद आयत की जानिब बढ़े। उन्होंने आयत को अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, आप लोग मुझे जान से मार देंगे, आयत ने खौफजदा होकर कहा था। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा आयत, मेरे साथ चलो। नहीं, बहराम मुझे मार देगा, आयत रोने लगी थी। आयत, सब देख रहे हैं, मेरे साथ चलो। दादा जान ने इसका हाथ पकड़ा था और इसे लिए गाड़ी में जा बैठे थे। वो पूरी रास्ते खौफजदा होकर रोती रही। बहराम, जिसका गुस्से से बुरा हाल था, उसका बस नहीं चल रहा था कि आयत को जान से मार दे, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू कर रखा था। हवेली पहुंचने के बाद कई लोगों ने उसे देखा था। सबकी आंखों में इसके लिए गुस्सा और नफरत थी, मगर किसी के अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। दादा जान ने इसे बहराम के कमरे में जाने को कहा था, मगर इसने जाने से इनकार कर दिया था और वो रोने लगी थी। बहराम इसे खींचते हुए कमरे में ले गया। अगर तुम्हारी ये हालत ना होती तो मैं तुम्हें जान से मार देता, बहराम ने गुस्से से कहा था। तो बेहतर है आप मुझे जान से मार दें, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मेरे पेट में बेटा नहीं बेटी है तो आप वैसे भी मुझे मार देंगे, आयत ने कहा था। इसे मालूम नहीं था कि इसके पेट में बेटा है या बेटी, पर इसे अंदाज़ा था कि इसकी किस्मत भी इसकी माँ की तरह है। इस हवेली में बेटी को पसंद कहाँ किया जाता था, जबकि इसकी बात पर बहराम पत्थर हुआ था। बेटियां तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि इसके ख़ानदान में बेटियां थी ही नहीं, सारे बेटे ही थे। सिर्फ एक बेटी जो सुलेमान शाह की थी, लेकिन इसकी माँ ने अपनी नौकरी और अपनी आज़ादी की वजह से इसे लेकर भाग गई थी। इसके चचा अपनी बेटी के लिए बहुत तड़पे थे। उन्होंने अपनी जवानी और बुढ़ापे में भी इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसने पल पल अपने चचा को तड़पते देखा था। अब वो चचा की बेटी इसके साथ भी वही सब करने वाली थी। वो एक बेटी को जन्म देने वाली थी और बहराम की औलाद को उससे दूर लेकर भाग जाना चाहती थी, ताकि बहराम भी अपने चचा की तरह तड़प तड़प के सारी जिंदगी गुजार दे। उसने आयत का मुंह दबोचा था और फिर एकदम ही आयत को झटका था। तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती, वो मेरी औलाद है। तुमने सोचा भी कैसे तुम मुझे इससे दूर कर सकती हो? बहराम धाड़ा था। बहराम का गुस्से से बुरा हाल था, जबकि आयत रोने लगी थी। क्यों? आपके चचा ने भी तो बेटी का सुनकर मेरी माँ को ऐसे ही घर से निकाला था। मारना चाहते थे ना वो मुझे, मेरी माँ के पेट में ही, तभी तो मेरी माँ मुझे लेकर भागी थी। आयत की बात पर बहराम पत्थर हुआ था। यानी इसको कितनी गलत रुदात सुनाई गई थी। आयत ज़ारो कतार रो रही थी। मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकती बहराम, मैं किसी मुलाजमा की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही मैं अपनी आने वाली औलाद को बेइज्जत होते देख सकती हूँ। वो बोलकर फूट फूट कर रोने लगी थी। इसकी हालत के पेश नज़र बहराम ने गहरी सांस ली थी। वो इसके साथ सख्ती नहीं कर सकता था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह वो बदगुमान था, उसी तरह इस लड़की के दिल में भी बचपन ही से नफरत भरी गई थी। इसे अपनी जगह खड़े देखकर बहराम इसकी जानिब बढ़ा था और उसे अपने सीने से लगा लिया था। आयत इसके सीने से लगते ही रोने लगी थी। अगर इतनी मोहब्बत होती तो ढूंढते मुझे। शुरू के महीनों में मुझे लगा था जैसे आप तब्दील हुए हैं, आपको मुझसे मोहब्बत होने लगी थी। लेकिन फिर जब मैं भाग गई थी, मैंने हर लम्हा ये सोचा था कि मैं लौट आऊं, लेकिन आप मुझे कबूल नहीं करते। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन था कि आप मुझे ढूंढ लेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं तो आपके निकाह पे थी ना। आपने भी मुझे वैसे ही छोड़ दिया मेरे हाल पर, जैसे मेरे बाबा ने छोड़ा था।
یہ بول کر آیت پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بہرام نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ اپنی بدگمانیاں دور کرتا ہے یا ان کے درمیان میں بہت ساری بدگمانیاں تھیں جو یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا آیت، اور یقین کرو اگر تم مجھے پہلے مل جاتی تو میں یقیناً تمہیں جان سے مار دیتا۔ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے ہی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں 3 ماہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ اس کی بات پر آیت غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اسے بہرام کے ماتھے پر بندھی پٹی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بہرام کی پٹی کو چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہرام پیچھے ہونے لگا تھا۔ ہاں، تم نے میری آنکھوں میں محبت دیکھی تھی، میں تمہاری طرف مائل ہونے لگا تھا، پر میں نے تمہاری آنکھوں میں محبت اور وفا کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کہتے ہی بہرام اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا جب آیت نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یقین کریں بہرام، جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب مجھے آپ سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر جب سے آپ کی اولاد کو اپنے وجود میں محسوس کر رہی ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں جتنے وقت باہر رہی ہوں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جو میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو اور آپ کا انتظار نہ کیا ہو۔ کہیں نہ کہیں مجھے امید تھی کہ آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ واپس آنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اب اپنی جان کے ساتھ اس جان کا بھی خوف تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی ماری جائے گی۔ آیت یہ بول کر رونے لگی تھی۔ بہرام نے خود کو نارمل کیا تھا۔ اس کے اندر بہت غصہ بھرا تھا۔ اگر آیت کی حالت نارمل ہوتی تو وہ یقیناً آیت کے اوپر بہت برے طریقے سے اپنا غصہ اتارتا، لیکن اب حالت مختلف تھی۔ اس کے ساتھ نرمی کرنی تھی، وہ مجبور تھا۔ آیت کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس نے آیت کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا ہوا کیا نہیں، جو بھی معاملات تھے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر بہرام کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ نرمی اس کی طبیعت کے خلاف تھی جو وہ آیت کے ساتھ کر رہا تھا، اسی لیے اسے تھوڑی مشکل درپیش تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے اور جیسا آیت سلیمان نے سوچا تھا اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور اس کی ساری باتیں غلط ہی ثابت ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے اس کی بیٹی جیسے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ آیت نے بہرام کو اپنی بیٹی سے محبت کرتے دیکھا تھا۔ اس سے بہرام سے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بہت ساری باتیں گاؤں کے بارے میں بتائی تھی۔ وہ ساری باتیں غلط ثابت ہو رہی تھیں۔ نہ جانے ماں نے ایسا کیوں کہا تھا، پر وہ ساری باتیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں جن میں شاید اسے اب بالکل بھی حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح بہرام کا بھی یہی حال تھا۔ آیت نے اسے کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ آیت سلیمان جس قدر فرمانبردار بیوی ثابت ہو رہی تھی اس کی سوچ غلط ثابت ہو رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے خاندان کی عورتوں کی طرح شریف، نیک، باحیا اور فرمانبردار تھی۔ ماضی کی تلخیاں بھلا کر نئی شروعات کرنا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں۔ زندگی اب اپنی ڈگر پر چل نکلی تھی جس میں وہ سب بے حد خوش اور مطمئن تھے۔